अगर आप कभी मनाली गए हैं तो आपने शायद उसकी खूबसूरती देखी होगी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढके पहाड़, घुमावदार सड़कें और रात में पहाड़ों के बीच छाई वो खामोशी जो शहर में रहने वाले इंसान को बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन पहाड़ों की खामोशी हमेशा खाली नहीं होती। उस खामोशी में कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। और अगर आपने रात के समय किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर किसी अनजान इंसान को खड़े देखा तो सबसे बड़ी गलती होगी उसके पास जाकर पूछना, आपको कहीं जाना है? क्योंकि हो सकता है उसे कहीं जाना ही ना हो सकता है वो सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हो। ये कहानी है 4 दोस्तों की, आरव, कबीर, राघव और मीरा। चारों दिल्ली में रहते थे। चारों को एडवेंचर पसंद था और चारों ने मिलकर तय किया कि इस बार न्यू ईयर मनाली में मनाया जाएगा। उन्हें क्या पता था ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाली थी। और उनमें से एक मनाली से वापस लौटकर भी कभी घर नहीं पहुंचा। 30 दिसंबर की सुबह थी। दिल्ली से उनकी एसयूवी निकल चुकी थी। ड्राइवर सीट पर आरव था, उसके बगल में कबीर बैठा था, पीछे मीरा और राघव। कबीर ने मोबाइल में म्यूजिक चलाया और बोला, भाई इस बार ऐसी जगह रुकेंगे जहां नेटवर्क भी ना आए। राघव हंसा, नेटवर्क नहीं आएगा तो तेरी गर्लफ्रेंड तुझे कैसे परेशान करेगी? सब हंस पड़े। मीरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बस एक चीज है। आरव, क्या? मीरा, मुझे पहाड़ों पर रात में ड्राइव करना पसंद नहीं। कबीर ने मजाक उड़ाया, क्यों, भूत दिखते हैं? मीरा ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, लेकिन पहाड़ों पर रात में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर से आपको देख रहा हो। कार में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर राघव बोला, बस यार, ट्रिप शुरू होने से पहले हॉरर मूवी मत बना। शाम होते होते चारों मनाली पहुंच गए, लेकिन होटल में बुकिंग को लेकर प्रॉब्लम हो गई। उनका ओरिजिनल होटल पूरी तरह बुकेट था। काफ़ी कोशिश के बाद भी कोई रूम नहीं मिला। तभी एक लोकल टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया। उसने कहा, अगर शहर से थोड़ा बाहर जाना मंजूर हो तो एक पुराना होम स्टे है। आरव ने पूछा, कितनी दूर? ड्राइवर ने कहा, लगभग आधा घंटा। कबीर खुश हो गया, परफेक्ट, वहीं चलते हैं। लेकिन ड्राइवर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, बस रात में उस रास्ते से वापस मत आना। चारों ने उसकी तरफ देखा। आरव हंस पड़ा, क्यों? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया, बस कार स्टार्ट कर दी। वो चारों निकल पड़े। करीब 35 मिनट बाद सड़क बहुत सुनसान हो गई। दोनों तरफ देवदार के पेड़,
मोबाइल नेटवर्क गायब और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं। राघव ने मोबाइल देखा, नो सर्विस। कबीर बोला, भाई अब अगर ज़ॉम्बीज़ आ गए तो गूगल में भी काम नहीं करेगा। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। एक पल के लिए उसे लगा पेड़ों के बीच कोई सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। मीरा बोली, रुको। आरव ने ब्रेक लगाया। क्या हुआ? मीरा कुछ बोलने ही वाली थी, फिर चुप हो गई। कुछ नहीं। कुछ मिनट बाद उन्हें एक पुराना वुडन गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, द पाइन रेस्ट हाउस। नीचे एक एरो था। कार अंदर गई। घर काफी पुराना था। लकड़ी की दीवारें, छत पर मोटी बर्फ और घर के चारों तरफ घने पेड़। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। उम्र लगभग 65-70 साल, सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें। उसने चारों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, 4 लोग? आरव ने कहा, जी। बूढ़े ने बस इतना कहा, अंदर आ जाओ। कमरे साफ थे, पुराने लेकिन कंफर्टेबल। लकड़ी का फायर प्लेस था। कबीर तो खुश हो गया, भाई यही तो चाहिए था। बूढ़े का नाम था दामोदर। उसने खाना लगाने से पहले एक बात कही, रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना। राघव हंसा, क्यों? दामोदर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मजाक नहीं था। यहाँ रात में रास्ते बदल जाते हैं। कबीर हंस पड़ा, लेकिन दामोदर हंसा नहीं। सिर्फ उसने कहा, और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए। एक पल रुका, फिर बोला, तो दरवाज़ा मत खोलना। रात करीब 11:30 पर चारों अपने कमरे में थे। बाहर बर्फ गिर रही थी। आरव और कबीर बात कर रहे थे। राघव सो चुका था। मीरा खिड़की के पास बैठी थी। तभी ठक एक आवाज आई। मीरा ने सिर उठाया। ठक ठक आवाज खिड़की से आ रही थी। उसने पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था, बस बर्फ, कोई नहीं। मीरा वापस मुड़ी और तभी उसने खिड़की के शीशे पर कुछ देखा। एक हाथ का निशान अंदर की तरफ, जैसे किसी ने कमरे के अंदर से कांच पर हाथ रखा हो। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से पीछे देखा। राघव सो रहा था। आरव मोबाइल चला रहा था। कबीर हंसते हुए कुछ बोल रहा था। मीरा ने कुछ नहीं कहा। रात करीब 2:13 पर आरव की आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने ब्लैंकेट ठीक किया, तभी ठक 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 दरवाजे पर आवाज आई। आरव ने सोचा शायद कबीर बाथरूम से आया हो। वह उठने लगा, तभी उसे दामोदर की बात याद आई। अगर दरवाजा खटखटाए
तो दरवाज़ा मत खोलना। आरव रुक गया। फिर बाहर से आवाज़ आई, बहुत धीमी, एक लड़की की आवाज़। आरव। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस लड़की ने उसका नाम लिया था। फिर आवाज़ आई, आरव, दरवाज़ा खोलो। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने कबीर को जगाने की कोशिश की। कबीर गहरी नींद में था। फिर बाहर से आवाज़ आई, मुझे ठंड लग रही है। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे से बाहर की रोशनी नहीं बल्कि काली परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो। आरव ने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद वो परछाई गायब हो गई और फिर एकदम खामोशी। अगली सुबह आरव ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पर मीरा ने खुद पूछा, कल रात तुमने दरवाज़ा खोला था? आरव ने चौंक कर देखा। नहीं। मीरा बोली, मुझे भी रात में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। कबीर हंस पड़ा। अरे यार, ओल्ड हाउस है, आवाज़ें आती रहती है। राघव ने कहा, मेरे दरवाजे पर भी आवाज़ आई थी। तीनों चुप हो गए। राघव ने आगे कहा, लेकिन मैंने सोचा तुम लोग प्रैंक कर रहे हो। मीरा ने दामोदर की तरफ देखा, बस चुपचाप चाय डाल रहा था। आरव ने पूछा, यहाँ पहले भी ऐसा हुआ है? दामोदर ने उनकी तरफ देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप लोग आज ही यहाँ से चले जाओ। कबीर हंसा। क्यों? दामोदर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस दोपहर चारों मनाली घूमने चले गए, लेकिन शाम को लौटते समय उनकी कार अचानक बंद हो गई। सड़क बिल्कुल सुनसान थे, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, आसमान में बादल थे और दूर पहाड़ों पर बर्फीला तूफान शुरू हो चुका था। आरव बोनट खोलकर देखने लगा। कबीर फ्लैश लाइट लेकर नीचे उतरा। तभी पेड़ों के बीच एक लड़की दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल। वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। कबीर ने आवाज़ लगाई, मैडम, आपको मदद चाहिए? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सड़क की तरफ देखने लगी। मीरा ने अचानक कबीर का हाथ पकड़ लिया। उसके पास मत जाना। कबीर बोला, क्यों? मीरा कांपती हुई बोली। उसके पैर। सबने लड़की की तरफ देखा। उसके पैर बर्फ थे, लेकिन उसके फुटप्रिंट नहीं बन रहे थे। वे किसी तरह कार स्टार्ट करके वापस होम स्टे पहुंचे। उस रात आरव ने दामोदर से साफ साफ पूछा, हमें सच बताइए। दामोदर फायरप्लेस के सामने बैठा था। उसने धीरे से कहना शुरू किया, लगभग 18 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी। नाम था नैना। उसका एक छोटा भाई था। एक रात भारी स्नोफॉल हुई।
उसका भाई घर से बाहर चला गया। नैना उसे ढूंढने निकली लेकिन वापस नहीं आई। राघव ने पूछा, उसकी बॉडी मिली? दामोदर ने सिर हिलाया, नहीं। मीरा ने पूछा, फिर? दामोदर ने फायर प्लेस में लकड़ी डाली। 3 दिन बाद घर के पीछे जंगल में उसका स्कार्फ मिला। कबीर बोला, तो एक्सीडेंट हुआ होगा। दामोदर ने कहा, शायद। फिर उसने एक बात कही, लेकिन उसके बाद हर साल उसी तारीख को रात 2:13 पर कोई दरवाजा खटखटाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने पूछा, कौन सी तारीख? दामोदर ने जवाब दिया, 31 दिसंबर। चारों ने एक दूसरे को देखा। आज 30 दिसंबर की रात थी। 31 दिसंबर की रात चारों ने तय किया कि वे जागते रहेंगे। कैमरा लगाया, फोन चार्ज पर लगाया, फायर प्लेस चल रहा था। बाहर भारी स्नोफॉल। रात 12 बजे न्यू ईयर की तैयारी के बजाय चारों एक दूसरे को देखते रहे। रात के 12:30, फिर 1 बजे, फिर 1:30, फिर 2। मीरा लगातार क्लॉक देख रही थी। फिर 2:10, फिर 2:11, फिर 2:12 और फिर 2:13। ठप, सब चुप। ठक ठक आवाज मैन डोर से आई। कबीर ने धीरे से कहा, कोई है? आरव ने सिर रोक दिया। फिर बाहर से आवाज आई, बहुत धीमी, मेरा भाई अंदर है। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। राघव ने पूछा, क्या? फिर आवाज आई, मेरा भाई अंदर है। दरवाजे के नीचे से। लेकिन इस बार वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी। उसका सिर असामान्य रूप से झुका हुआ था। कबीर ने पीछे हटते हुए कहा, ये क्या है? अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट लगी। धड़ाम, सब चीख पड़े। फिर दूसरी चोट, धड़ाम, और तीसरी, धड़ाम। दरवाजा कांपने लगा। आरव ने दामोदर को फोन किया, लेकिन दामोदर कमरे में नहीं था। राघव ने पूछा, वो कहाँ गया? तभी घर की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में मीरा ने अपना फोन फ्लैश लाइट ऑन किया। रोशनी सामने पड़ी और वहाँ दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मुझे मेरा भाई चाहिए। कबीर पीछे हट गया। ये किसने लिखा? आरव ने कहा, सब लोग साथ रहो। तभी नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दीदी। चारों जम गए। आवाज घर के नीचे से आ रही थी। राघव ने कहा, यहाँ बेसमेंट है। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। उन्होंने नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियाँ ढूंढ ली।
सीढ़ियाँ बेसमेंट में जा रही थी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। नीचे एक पुराना कमरा था। दीवारों पर पुराने फोटोग्राफ, कुछ न्यूज़पेपर कटे और बीच में एक लकड़ी की अलमारी। आरब ने एक न्यूज़पेपर उठाया। हेडलाइन थी, 18 वर्षीय लड़की स्नोफॉल में लापता। फोटो में वही लड़की थी जिसे उन्होंने सड़क पर देखा था। नाम नैना ठाकुर। मीरा ने दूसरा पेपर उठाया। उसमें लिखा था, लापता लड़की के छोटे भाई की भी तलाश। आरब रुक गया। भाई? लेकिन दामोदर ने तो कहा था कि भाई पहले गायब हुआ था। फिर उसने तीसरा पेपर देखा। उसकी तारीख 18 साल पुरानी थी और उनमें से एक शॉकिंग बात पता चले, नैना का भाई कभी लापता ही नहीं हुआ था। वो उसी रात घर में मृत मिला था। चारों एक दूसरे को देखने लगे। राघव ने कहा, तो दामोदर ने हमसे झूठ क्यों बोला? अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। कबीर दरवाजे की तरफ भागा। हैंडल नहीं घूम रहा था। फिर पीछे से आवाज आई, उसने मुझे भी झूठ बोला था। सब धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, भीगे हुए लंबे बाल, चेहरा आधा बालों से ढका हुआ। वही लड़की, नैना। मीरा के मुंह से आवाज नहीं निकली। नैना ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो बोली, मेरा भाई यहाँ नहीं है। आरब ने कांपते हुए पूछा, तो कहाँ है? नैना ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुराना वुडन पैनल था। आरब ने पैनल हटाया। पीछे एक छोटा सा रास्ता था और उस रास्ते के अंदर एक पुराना कमरा। कमरे में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स पड़ा था। बॉक्स के अंदर एक बच्चे की पुरानी स्वेटर और उसके साथ एक डायरी। मीरा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो दामोदर जिम्मेदार है। डायरी में लिखा था, नैना के पिता की मौत के बाद दामोदर इस प्रॉपर्टी की देखभाल करता था। उसने प्रॉपर्टी बेचने के लिए नैना और उसके भाई पर दबाव बनाया, लेकिन नैना ने मना कर दिया। एक रात दामोदर ने उसके भाई को डराने के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया था, लेकिन बच्चा ठंड के मारे मर गया। नैना को जब पता चला तो उसने दामोदर का सामना किया। दोनों में झगड़ा हुआ और उसी रात नैना भी गायब हो गई। दामोदर ने कहानी बनाई कि दोनों स्नोफॉल में गायब हो गए, लेकिन उसने दोनों बॉडीज घर के नीचे छुपा दी थी। आरब ने डायरी बंद कर दी। तभी पीछे से आवाज आई, अब समझे? नैना सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस दर्द था। उसने कहा, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सच बाहर आए। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, ठाक ठाक ठाक। दामोदर बेसमेंट में उतर रहा था।
उसके हाथ में एक पुरानी एक्स थी। दामोदर ने नीचे आते ही चारों को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा बंद कर दिया। कबीर चिल्लाया, तुमने ये सब किया था? दामोदर मुस्कुराया, बहुत अजीब सी मुस्कान। 18 साल हो गए और तुम लोगों ने सब खराब कर दिया। आरब बोला, हम पुलिस को सब बताएंगे। दामोदर हंसा, पुलिस यहाँ इस मौसम में? उसने एक्स जमीन पर रखी, फिर बोला, सुबह तक तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तभी उसके पीछे नैना दिखाई दी। दामोदर ने उसे नहीं देखा, लेकिन चारों ने देख लिया। नैना ने धीरे से अपना सिर उठाया और फुसफुसाई, अब मेरी बारी नहीं, अब उसकी बारी है। अचानक बेसमेंट की लाइट जल गई। दामोदर ने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके पैरों के नीचे बर्फ जमने लगी। वो घबरा गया, नहीं नैना नहीं। बर्फ उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगी। दामोदर चीखने लगा, मुझे माफ़ कर दो। और तभी एक बच्चे की आवाज़ आई, दीदी। दामोदर का चेहरा डर से विकृत हो गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और स्टोरी को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। और स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट ज़रूर करना। जल्दी फिर इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे। अपनों का ख्याल रखें।